स्टार्ट कर दिया ना, खुले तो सही दूसरी। स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आइए सर, सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन आ गया भाई? हेलो हाय तो बोलो। गुड इवनिंग। आगे सब लोग शो नहीं कर रहा है, सिर्फ एक आदमी का शो कर रहा है। गुड इवनिंग। आइए आइए सर, शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशंस जिससे थोड़ा उत्साहवर्धन हो। ठीक है, तो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया आशियाना? चिड़िया ने कहा, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका जुटाना पड़ता है। तो आप देखेंगे ऐसे ही हमें भी जीवन के इस सफर में एक एक तिनका जुटाना है, डेली मेहनत करना है। एक दिन भी अपने आप को आराम नहीं करने देना है और तब तक मेहनत करना है जब तक हम अपने टारगेट को अचीव ना कर ले। तो इसी जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहना है। आप देखेंगे इतिहास गवाह है ऐसे कई महापुरुषों के जिन्होंने जीवन में इतने स्ट्रगल किए कि स्ट्रगल को भी पीछे छोड़ दिया। कहते हैं असफलता इस बात का प्रतीक है कि सफलता में किया गया प्रयास अधूरा था। मतलब आपने दिल से मेहनत नहीं करी थी। अगर आप दिल से मेहनत करते तो आप जरूर क्वालिफाई कर जाते। तो हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है और पूरी पूरी तरह से जोश और जुनून से लग के काम करना है। और इस बार इस 2020 को ये साक्षी बनाना है कि 2020 में इतना बड़ा पैंडेमिक पड़ने के बावजूद भी मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया। और फिर हमने ये बता दिया कि आदमी अगर कुछ चाहे, दिल से चाहे, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आइए इसी जुनून के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपने लिए और इम्पोर्टेंट क्या है। तो कल अपन ने मिडाइवल के बारे में बात करी थी। मिडाइवल के कुछ 10-12 क्वेश्चंस पर अपन ने डिस्कस किया था और कुछ इसके हाइलाइट्स भी मैंने आपको दिए थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे कि मिडाइवल के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं जो दूसरे फैक्ट्स बताता हूं उन फैक्ट्स को भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और वो इनसे निकले हुए कुछ नए फैक्ट्स हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये है। ठीक है, तो इसलिए दोनों पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था बॉस, जिसमें हमने बताया था हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ था। नहीं, ऊपर वाला किया था हमने। 11 नंबर क्वेश्चन कर लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ये हमने सही नहीं है, ये हमने किया था। तो अबुल फजल सलाहकार था, फैजी कवि था, उपयुक्त सभी तो नहीं होंगे, बीरबल वित्त मंत्री नहीं था, सलाहकार था उनका अकबर का। तो ये सही नहीं है, राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो बताओ भाई, 12 का आंसर बताएंगे सभी लोग। 12 का आंसर बताओ, नीरज, रोहित, पूनम, बताओ भाई 12 का आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1575 को ये हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था जी। ठीक है, ये एक इतिहास का, सॉरी 76 है, 75 नहीं है।
अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था ये युद्ध, और एक इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन राजस्थान के इतिहास में इस हार को हार नहीं मानते। तो अकबर इस युद्ध में विजित रहा था, और इस युद्ध को हम हल्दी घाटी का मैदान है वहां पर लड़ा गया था ये, ठीक है। तो 1576 में ये युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी की। बाबर और लोदी के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? इब्राहिम पानीपत की 1526 में। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, और बाबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और ये हो गया था आप देखेंगे 1576 में बाबर और राणा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है अलग अलग जो मैंने आपको बताया। बाबर और लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तो राइट आंसर डी होगा। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ फटाफट। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो हुमायूं और इधर शेरशाह, ये दो लोग थे जी। इन दोनों के बीच दो युद्ध हुए। कौन सा? तो एक तो युद्ध हुआ चौसा का, और दूसरा युद्ध हुआ विलग्राम या इसको हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। विलग्राम या कन्नौज का ये तो हुआ था 1539 में, और ये हुआ था 1540 में, ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ चौसा के मैदान में, और ये बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में। ये दोनों ही युद्ध आप देखेंगे मुगल सम्राट के लिए काफी मतलब मेडाइवल पीरियड का एक इंपॉर्टेंट युद्ध है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे हुमायूं भाग गया था सर, बिल्कुल यहाँ भाग गया था, नहीं तो उसके साथ कांड हो जाता। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ हुमायूं के रिगार्डिंग, और यहाँ पर शेरशाह के रिगार्डिंग। ये ध्यान रखिएगा, मे भी हो सकता है एग्जाम में पूछे, तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि मान लीजिए शेरशाह से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, तो शेरशाह का भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर मेरी तरफ। सबसे पहले शेरशाह का जन्म, अभी हम थोड़ा सा शेरशाह के बारे में बात कर ले, क्योंकि इन दोनों ही युद्ध में, ये जो दोनों ही युद्ध हुआ था चौसा और बिलग्राम का, इस दोनों ही युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इस युद्ध में तो पराजित कर दिया तो भाग गया, इस युद्ध में पराजित किया तो घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद के और अपनी जान बचा ली थी हुमायूं ने। उसके बाद फिर शेरशाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की जगह एक नए साम्राज्य की नींव रखी जिसका नाम था सूरी डायनेस्टी। शेरशाह सूरी वंश का था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, शेरशाह के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये हमें जानना भी चाहिए क्योंकि शेरशाह से रिलेटेड अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन फॉर्मेट में ही सबसे पहले शेरशाह का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। कहा जी? तो बैजवाड़ा होशियारपुर में। बैजवाड़ा होशियारपुर है, यहाँ पर इन भाई साहब का जन्म हुआ था, ठीक है। शेरशाह आप देखेंगे कि शेरशाह के पिता जौनपुर के जागीरदार थे, ठीक है, जौनपुर के जागीरदार थे, और शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद, ठीक है। शेरशाह आप देखेंगे कि बिहार का एक शासक था बहार खां लोहानी, उसी ने एक शेर को मारने के एवज में फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। शेर खां की उपाधि दी थी बहार खां लोहानी जो बिहार का शासक था, ठीक है। उसी ने शेर खां की उपाधि दी और बाद में इसने शाह की उपाधि ली और शेरशाह बन गया, ठीक है। आप देखेंगे बहार खां लोहानी के मरने के बाद उसकी बीबी दूदू बेगम से निकाह कर लिया शेरशाह ने, और आप देखेंगे बिहार का ये शासक बन गया। बहुत महत्वाकांक्षी था। आप देखेंगे इसने सूरी वंश की स्थापना की। इसी के टाइम पीरियड में हुमायूं हुआ करते थे। हुमायूं बंगाल विजय के लिए आया था, बंगाल विजय करके वापस लौट रहा था,
तो चौसा में शेरशाह ने इसे घेर लिया और 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच एक जबरदस्त युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और यहाँ पर हुमायूं भाग गया। अब शेरशाह जीतने के बाद और महत्वाकांक्षी हो गया। उसने कहा कि भाई जब मैं मुगल सम्राट को हरा सकता हूं तो मैं किसी को भी हरा सकता हूं। फिर उसने चढ़ाई कर दी और कन्नौज में, बेलग्राम में 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है और उस लड़ाई में हुमायूं घोड़े के साथ अब गंगा नदी में कूद के अपनी जान बचाता है, भाग जाता है। और आप देखेंगे हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। हिंदाल कौन? हुमायूं का भाई था। उसके आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली बाबा। उन्हीं की शरण में कई वर्षों तक रहता है हुमायूं। और मीर अली बाबा की पुत्री थी हमीदा बानू बेगम। और आप देखेंगे वही जंगल में हमीदा बानू बेगम से मोहब्बत इश्क हो जाता है और वहीं पर मीर अली बाबा के आशीर्वाद से फरीदा के साथ शादी हो जाती है। हमीदा बानू बेगम के साथ शादी होती है और इसी हमीदा बानू बेगम से बाद में अकबर का जन्म होता है। तो आप देखेंगे कि ये ये डेवलपमेंट शेरशाह के रिगार्डिंग रहे। शेरशाह के बारे में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि शेरशाह ने भारत में एक नया रोड डेवलप किया जिसका नाम था सिकंदरी गज। सिकंदरी गज कह रहा हूं, सिकंदरी गज तो शुरू ही किया भूमि को मापने के लिए। उसके अलावा 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलाया। ये रुपये थे। 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया था और 380 ग्रेन का तांबे का दाम। इसके अलावा जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह ने। उसके अलावा इन सड़कों के किनारे सरायों का निर्माण कराया जहां पर लोग स्टे करते थे। सराय, कई सारे गांव और शहरों का नाम सराय के नाम से है, तो इन सरायों का निर्माण करवाया शेरशाह ने। यहाँ इसने दिल्ली में एक किला कुन्हा की स्थापना की, किला बनाया और दिल्ली में इसी युद्ध के बाद इसने सूरी वंश की स्थापना करी थी। लेकिन 1545 ईस्वी में कलिंजर के शासक कीरत सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और कलिंजर हाइट पर था और ये नीचे से आग्नेयास्त्र चला रहा था। तोप आगे से फटने की बजाय पीछे से फट गया और आप देखेंगे उसी तोप के फटने से अचानक शेरशाह की मौत हो गई। और इसके बाद हुमायूं को जब ये बात पता चली तो हुमायूं ने दोबारा अटैक किया और शेरशाह के उत्तराधिकारियों को हरा के दोबारा गद्दी पर आसीन हो गया। लेकिन वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। 1556 ईस्वी में उसने दिल्ली में एक नया नगर बनाया था, दीन पनाह, और वहीं पर एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी बनवाया था। उन्हीं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। कहते हैं इसके बारे में, हुमायूं के बारे में, कि लड़खड़ाते शासक बना, लड़खड़ाते शासन किया और लड़खड़ाते ही मर गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत हो गई दीन पनाह की लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था और बहुत ज्यादा अफीम का नशा करता था वो। ठीक है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। ठीक है, ये ध्यान में आप रखेंगे। तो ये सारे ही फैक्ट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए, ये ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? क्लियर है या नहीं? यस और नो बोलो भाई फटाफट। ये सारे फैक्ट्स मैं तुम लोग को बताता हूं कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस और नो सभी लोग बोले फटाफट। जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं इसे एयरटेल इंटरनेट सुपर है तो ठीक है, एयरटेल चलाओ। यस सर। गुलबदन बेगम, हाँ बिल्कुल उसकी बहन थी। क्लियर हुआ? सभी लोग फटाफट रिप्लाई करें, यस और नो। सब समझ में आ गई बात सबको? चलिए सब लोग रिप्लाई करो यार, एक आध दो आदमी नहीं, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर? चलिए ये बात हो गई यहां पर हुमायूं के चौसा के युद्ध से रिलेटेड मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी कि किसे मैसूर का शेर कहा जाता है? चलो आंसर बताओ इसका, आंसर बताइए इसका।
हु इज कॉल्ड लायन ऑफ मैसूर। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है भाई? बताओ जल्दी, रिप्लाई करो मुझे। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? कौन बताएगा फटाफट? रोहित, नीरज। राइट आंसर इज सी, टीपू सुल्तान। नाम सुना होगा टीपू सुल्तान का, मैसूर का शासक था। पापा का नाम हैदर अली, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं इनके रिगार्डिंग। क्या है भाई इसके रिगार्डिंग? तो आप देखेंगे हैदर अली 1761 में शासक बना मैसूर का, ठीक है। और उसके बाद इसकी डेथ होती है 1782 में, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, उसी में अंग्रेजों के साथ जो ये मैसूर युद्ध, उसमें हैदर अली की को मार दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है, सेकेंड एंग्लो वार में। तो 1761 में ये मैसूर का शासक बना और 1782 में इसकी डेथ हो गई। किसकी? हैदर अली की। इसके बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा और टीपू सुल्तान ने 1787 में श्रीरंगपट्टनम में को अपनी राजधानी बनाई और पादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है, पादशाह की उपाधि धारण की। और आप देखेंगे बाकी जो तीसरा और चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध है वो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ लड़ा। और जो फोर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध है जो 1799 में हुआ, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में इसकी हार होती है। इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि की और वहां पर एक जैकोबियन क्लब बनाया, जिसमें पहला कोई शासक है भारत का जिसने फॉरेन ट्रीटी करी, विदेशी समझौते दूसरे देशों के साथ, जिसमें श्रीलंका और भी कई देशों को, अपने पड़ोसी देशों को उसमें शामिल किया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। और उस वहीं पर स्वतंत्रता के इसने पेड़ लगाए थे, वृक्ष, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इसके पास एक ऐसी तलवार थी कि ऐसा माना जाता है कि जिसमें नाम ले लेते थे तो उसको बिना काटे नहीं छोड़ते थे। जैसा मान लो हाथ में ले लिया और बोल दिया रोहित, तो रोहित के पीछे भाग रही है उसके पीछे उसको मारने के लिए। इसके बारे में अभी एक र्यूमर आया था कि इस टीपू सुल्तान की तलवार को अंग्रेज लेके चले गए और अंग्रेजों ने वहां पर अपने यहाँ म्यूजियम में उसको रखा है। इसका अभी लास्ट 2-3 साल पहले इसका ऑक्शन हुआ था, जिसमें जो विजय माल्या है वो टीपू सुल्तान की तलवार 200 करोड़ में खरीद के लाया था। तो ओरिजिनल टीपू सुल्तान की तलवार है, यह उसका डुप्लीकेट बेचा। ऐसा मानते हैं कि इसकी तलवार में वो ताकत थी कि एक बार नाम लिया तो उसको बिना काटे, ब्रह्मास्त्र की तरह था ये, तो ऐसा कहा जाता है। तो 1799 में टीपू सुल्तान की, तो यहाँ पर 4 अंग्रेज मैसूर युद्ध हुए थे, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा कौन कौन से। तो पहला जो अंग्रेज मैसूर युद्ध, अंग्रेज मैसूर का मतलब अंग्रेजों ने मैसूर को मिलाने की कोशिश की, मैसूर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपोज किया। तो पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध जो है वो हुआ था 1767 से 69 के बीच, ये फर्स्ट में अंग्रेज मैसूर युद्ध था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो हुआ था 1780 से 84, ठीक है। तीसरा जो अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1790 से 92 और तीसरा अंग्रेज मैसूर हुआ था 1799 में। ये जो 2 हुआ था इसमें अंग्रेजों के अगेंस्ट फाइट करता है कौन? हैदर अली, ठीक है। और जो ये बाकी जो ये 2 हैं, मतलब तीसरा और ये चौथा है ना, तीसरा और चौथा, इसमें टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ कमान संभालता है, ठीक है, टीपू सुल्तान ने लड़ा। तो दूसरे में हैदर अली की डेथ हो गई दूसरे युद्ध में, और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर इससे रिलेटेड
और मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, ये ध्यान रखिएगा। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रीटी करी और जैकोबियन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता के पेड़ लगाए, श्रीरंगपट्टनम को एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में स्थापित किया और अंग्रेजों को, मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि उनको नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, बहुत जबरदस्त। लेकिन तब तक कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और सुसज्जित सैनिक थे, जिसकी वजह से, और उन स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से वो जीत गए। ठीक है, तो ये डेटाज हमें ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अंग्रेज मैसूर युद्ध के, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में पूछा है, कौन कौन सा अंग्रेज मैसूर युद्ध कब हुआ इसके बारे में पूछा है, हैदर अली शासक कब बना उसके बारे में पूछा है, श्रीरंगपट्टनम किसने राजधानी स्थापित की ये पूछा है, उसके बाद ये तो मैसूर का शेर पूछा ही है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। क्या मैं उम्मीद करूं कि मैंने जो कहा वो आवाज आपके पूरे कानों तक पहुंच रही है और साथ में दिल तक भी पहुंच रही है और बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। क्या मैं उम्मीद करूं कि नहीं? फटाफट ठीक है, उसके बीच चली थी, 1780 से 84 के बीच हुआ था ये, 2 बार नहीं मेरे लाल। ठीक है, हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते एकदम आगे चलना है, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और पूरा फोकस रहे इस पर, ये अपना मोटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अब बताएंगे 15 का आंसर। बताओ भाई फटाफट 15 का आंसर बताइए आप लोग। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बताओ भाई, किस वर्ष आक्रमण किया था? राइट आंसर सी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब तुम लोग साहब आग लगा देते हो एकदम, मतलब एकदम राइट आंसर, सीधे एकदम कड़ाम कड़ाम साहब। अब की बार तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो सबसे पहले फर्स्ट आंसर देगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। अब गिफ्ट क्या होगा ये मैं अभी सीक्रेट रखता हूँ, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था जी? 1526 में। ये पहला सफल आक्रमण था। ऐसा मानते हैं कि 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के से पहले भी बाबर भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था। ठीक है गौतम, गिफ्ट की बहुत लालसा हो रही है, पता नहीं, बताओ आज ही गिफ्ट दे देते हैं। अब कहाँ हो तुम, मुझे क्या पता कहाँ पे हो, गिफ्ट कैसे भिजवाऊंगा, कम से कम एड्रेस पता तो होना चाहिए, तो इसके लिए अपन बात कर लेंगे। आइए, तो हुमायूं ऐसा मानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भी भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। सॉरी, बाबर का पहला सफल अभियान 1526 के पानीपत का प्रथम युद्ध था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसमें बाबर ने तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल किया और इसमें छापामार युद्ध भी, और पहली बार आर्टिलरी तोपखाने का इस्तेमाल किया बाबर ने। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को आराम से एकदम मोहब्बत से हरा दिया बाबर ने। अच्छा, बाबर की बात आ रही है तो यहां पर बाबर से रिलेटेड एक और फैक्ट्स है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्या है भाई? तो आप देखेंगे कि बाबर के बारे में अगर हम बात करें तो बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, ये किताब ओरिजिनल तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुर्की में, और बाद में अबुल फजल ने इसका ट्रांसलेशन किया फारसी में बाबरनामा के नाम से। ठीक है, बाबरनामा के नाम से ट्रांसलेशन किया, किस लैंग्वेज में? फारसी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाबर का जन्म 1498 में हुआ था।
1498 में बाबर का जन्म हुआ था। एक 1483 में हुआ था, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूं, 1483 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये ट्रांस ऑक्शियाना, ये एग्जाम में पूछा है, ट्रांस ऑक्शियाना, या इसको आप फरगना कह सकते हैं, जहां पर इसका जन्म हुआ था, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ट्रांस ऑक्शियाना या फरगना, ठीक है। और इसके माता का नाम था कुतलुग निगार, कुतलुग निगार इसके माता का नाम था, ठीक है। और आप देखेंगे फादर की तरफ, मदर की तरफ से चंगेज खां की वंशज थी, ठीक है। तो मंगोल और तुर्क दोनों का मिक्स है, मतलब फादर और ये मदर दोनों ही अलग अलग वो से थे। अच्छा, यहाँ पर दो बातें, बाबर ने, आप देखेंगे बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की खानवा के युद्ध के पश्चात, ठीक है। और बाबर, एक और फैक्ट्स, तुजुके बाबरी में दक्षिण भारत के शासक, इसने दक्षिण भारत के एक शासक के बारे में वर्णन किया गया है, उस शासक का नाम क्या है? दक्षिण भारत के शासक का एक शासक है, उनके बारे में वर्णन मिलता है बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी में, उस शासक का नाम बताओ। एक ऑप्शन देता हूं, तेलानी, बिल्कुल कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में तेलानी रामन रहता था, जिसके हम लोग कहानियां पढ़ा करते थे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपन को ध्यान में रखने हैं, ठीक है, बाबर के रिगार्डिंग। तो बाबर ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 1526 में किया था। अच्छा, अब बाबर ने 4 युद्ध लड़े, ये भी ध्यान रखना है, 1526, 1527, 1528 और 1529, ये चारों युद्ध लड़े और चारों में सफल रहा, ठीक है, चारों में सफल रहा था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ भाई। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ लाल किला, और कब करवाया था जी? लाल किले की स्थापना 1648 ईस्वी में लाल किले का निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहां ने। अच्छा, इसके साथ साथ एक और दो और महत्वपूर्ण चीजों की स्थापना करी थी, उसका नाम क्या था बताओ। लाल किले के अलावा आप देखेंगे दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जामा मस्जिद, ठीक है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि फेमस ताजमहल, इसका भी निर्माण इसने कराया। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से, इसका जवाब देना मुझे, कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ है कि आप जानते हैं कि व्हाइट ताजमहल बनाने में, मतलब शाहजहां से पहले जितने भी आर्किटेक्चर्स या मॉन्यूमेंट्स बने हैं, खड़े किए आर्किटेक्चर्स, कोई भी किला, महल, ताजमहल, कुछ भी बनवाया, उन सब में रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, मतलब लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। आप देख लो, दिल्ली का लाल किला देख लो, कोई भी जितने भी मुगल कालीन इमारत देखेंगे वो सारे के सारे रेड स्टोन से बने हुए हैं, लाल पत्थरों से। तो पहली बार सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया इसने शाहजहां ने, ठीक है, और पूरी तरह से मार्बल से बनाया गया। मुगल कालीन पहली कोई इमारत बताओ जिसमें सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट आर्किटेक्चर कौन सा है जिसमें व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया? कौन सी वो मुगल कालीन स्थापत्य है? बताओ भाई जल्दी, जिसने भी इसका आंसर दे दिया उसको 101% मैं गिफ्ट दूंगा। जिसने भी बता दिया, सर्च नहीं करना है, चाहो तो नेट पर सर्च भी कर लो, इसका आंसर बताओ। एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि पहली बार सफेद मार्बल का इस्तेमाल मुगल कालीन किस स्थापत्य के निर्माण में किया गया है? पंचमहल। ओहो गौतम, पंचमहल। ढूंढ रहे हो तुम लोग, मतलब नेट पर ढूंढ के उसके बाद बताते हुए हैं फटाफट। एतमाद उद्दौला का मकबरा है भाई, एतमाद उद्दौला, ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर है।
ये एतमादुद्दौला कौन थे भाई? ये थे नूरजहां के पापा। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? कौन बताएगा? इनका ओरिजिनल नाम क्या था? गयास बेग, ठीक है। और इनको जहांगीर ने एतमाद उद्दौला की उपाधि दी थी। नूरजहां का ओरिजिनल नाम बताओ। नूरजहां का ओरिजिनल नाम बताओ। नूरजहां का ओरिजिनल नाम बताओ। मेहरुनिशा। मेहरुनिशा था। वेरी गुड। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बता दो। मेहरुनिशा के पति का नाम क्या था? मेहरुनिशा के पति का नाम क्या था? मेहरुनिशा के पति का नाम क्या था? कौन बताएगा? जल्दी बताओ फटाफट। मेहरुनिशा के नीरज, ये दूसरे पति हैं। दूसरे पति हैं ये। रिजान, आपको मालूम होगा उसके पति मर गया था। गौतम, अली कामी नहीं है रोहित, उसका नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग था नाम इसका। अली कुली बेग। कहानी है, मेहरुनिशा बहुत ही खूबसूरत थी और इसकी शादी ऑलरेडी अली कुली बेग से हो चुकी थी। एक बार जहांगीर का मेला देखने गए। मेले में मेहरुनिशा झूले पर झूल रही थी, झूला खेल रही थी, और उसकी जो आप देखेंगे जो दुपट्टा और दूसरी जो लहरा रही थी। जब जहांगीर ने देखा तो सब पगला गए, दीवाना मस्ताना हो गए। उन्होंने कहा भाई ये कौन सी महिला है? उन्होंने बताया कि इसका नाम मेहरुनिशा है। तो एकदम दीवाना मस्ताना होने के बाद उन्होंने कहा कि ना, मैं तो इसी महिला से शादी करूंगा। तो पता चला कि वो विवाहित थी। बाद में पता नहीं क्या कांड किया, अली कुली बेग मर गए और उसके बाद ऑफर किया मेहरुनिशा से विवाह करने का। मेहरुनिशा मान गई और मेहरुनिशा को उपाधि दी। किसने? जहांगीर ने इसके नूरजहां की, और पापा को ऑनर दिया एतमादुद्दौला का। और ठीक है, एतमादुद्दौला का, और उनको जागीर मनसब प्रदान किया। और इनके मरने के बाद इनकी बेटी नूरजहां ने जागरा से 40 किलोमीटर दूर एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया। ये मकबरा पूरी तरह से व्हाइट मार्बल का नहीं बना है, सिर्फ इसका जो गुंबद बनाया गया है, जो गुंबद ऊपर बनता है मकबरे के, उस गुंबद के निर्माण में व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बाकी मार्बल इसमें नहीं है, सिर्फ गुंबद निर्माण में किया गया। ये पहली बार ऐसा किया गया है। पित्रादुरा, बिल्कुल पित्रादुरा का इस्तेमाल ताजमहल के निर्माण में किया गया है, जहां पर पक्षियों के और फूलदार चित्र बने हुए हैं, उसको हम पित्रादुरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी। चलो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, जल्दी एकदम फटाफट रिप्लाई करना है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि गुलाब से इत्र बनाने की कला किसके द्वारा खोजी गई, और उसका कंटेम्पररी काल बताओ, रूलर का नाम बताओ भाई। गुलाब से इत्र, परफ्यूम बनाने की कला की खोज, बिल्कुल नूरजहां की मम्मा अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की कला ढूंढी थी। वेरी गुड, ठीक है, अस्मत बेगम मम्मा का नाम था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। समझ में आ रही बात? इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? अरे हाँ या ना जवाब दोगे? फटाफट सब लोग रिप्लाई करो, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और याद आ गया यार, एक क्वेश्चन और बता दो, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि ताजमहल की प्रतिकृति किस आर्किटेक्चर को कहा जाता है? कौन बताएगा? जल्दी फटाफट रिप्लाई करो। ताजमहल की प्रतिकृति किस स्थापत्य, किस आर्किटेक्चर को माना जाता है? फटाफट रिप्लाई करोगे तो ही मैं जानूंगा कि पता है। सर्च नहीं करना है, अगर चाहे तो सर्च भी कर सकते हो। ताजमहल की प्रतिकृति किस मुगल कालीन स्थापत्य को कहते हैं?
फटाफट रिप्लाई करो। ओहो रोहित, रोहित बहुत तुम जल्दी सर्च कर रहे हो फटाफट। हुमायूं का मकबरा, वेरी गुड। कहाँ है जी हुमायूं का मकबरा? कौन बताएगा ये हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं, अच्छा गौतम लाहौर में है। रोहित, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये है भाई साहब दिल्ली में। और आप जानते होंगे ये एक फेमस जगह पर है हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में। कहाँ? औरंगा में, औरंगाबाद नहीं। आप जानते हैं निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह, ओहो चांदनी चौक नहीं, आश्रम एक जगह है दिल्ली में, वहां से अरे मरकज अभी नहीं आया था। मरकज, जहां मरकज पकड़ा गया था अभी, वो जो क्या बोलते हैं, अभी जो वो कोरोना वायरस के सारे पकड़े गए थे, क्या नाम था उसका निजामुद्दीन में? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। उस दरगाह के अपोजिट साइड रोड पे ये हुमायूं का मकबरा है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे। ठीक है, और ये बिल्कुल इसका आर्किटेक्चर ताजमहल के जैसा है। एंट्री वही, क्यारियां, फूल, नक्काशी, सब कुछ। अंतर सिर्फ ये है कि हुमायूं का मकबरा बना है रेड स्टोन से और ताजमहल बना है व्हाइट मार्बल से। सिर्फ यही अंतर है, बाकी दोनों सेम है। चलो ये भी बता दो, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था भाई? बताओ फटाफट, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? वेरी गुड, अकबर ने। चलिए, ये सारे फैक्ट्स सब एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में देते तो, और यहाँ पर रिवीजन के तौर पर हम लोग इसको फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आराम से ये चीजें रिकॉल रहेंगी, और कभी भी एग्जाम में अगर पूछता है तो हम इसका आंसर करने की स्थिति में होंगे। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई बताओ, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित कर दिया था? सिराजुद्दौला ने किस नगर का नाम अलीनगर में तब्दील कर दिया था, बदल दिया था, परिवर्तन कर दिया था? बताओ भाई इसका आंसर फटाफट फटाफट। अगर थोड़ा सा आईक्यू लगाओगे तो इसका आंसर आराम से दे सकते हो, और जितने लोग हैं वो सब लोग दे सकते हैं, एक आदमी दो आदमी नहीं, सबके सब दे सकते हैं। राइट आंसर ए। तुम कहोगे कैसे जी? तो सिराजुद्दौला के बारे में आप जानते हैं, ये बंगाल का नवाब था भाई साहब। ठीक है, बंगाल का नवाब, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी, और इसने बंगाल में ही शासन किया है। बंगाल में शासन किया है, तो बंगाल में कलकत्ता प्रमुख शहर था, फिरोजपुर होगा नहीं, फतेहपुर और आगरा भी नहीं होगा। ठीक है, तो कलकत्ता का नाम इसने अलीनगर रख दिया था। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोग को इसी से, यहां पर, कि मॉडर्न इंडिया से है लेकिन कलकत्ता से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? कौन बताएगा? जल्दी एकदम फटाफट रिप्लाई करो मुझे। कलकत्ता शहर की नींव, हु वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? हु वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? गौतम, किन किन को मिला के, वो कौन कौन से क्षेत्र थे जिनको मिला के इसने कलकत्ता शहर की नींव रखी थी? इसका नाम था जॉन चारनॉक। ये एक अंग्रेज था। इसने 1200 रुपए पट्टे पर 3 क्षेत्रों की जागीरदारी प्राप्त की, और कालांतर में इन तीनों को मिलाकर एक नए शहर की नींव रखी, जिसका नाम, आधुनिक नाम कलकत्ता है, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं। कौन कौन? गोविंदपुर, कालीकाता और सूतानूती। ये 3 शहर थे। 3 शहर याद रखिएगा, गोविंदपुर, कालीकाता और सूतानूती। इन तीनों की जागीरदारी 1200 रुपए पर देकर और जागीरदारी प्राप्त की थी, और बाद में इन तीनों को मर्ज करके एक नए शहर की नींव रखी जॉन चारनॉक ने, जिसका नाम है कलकत्ता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ था
कलकत्ता की बात हो रही थी तो दिमाग में आ गया, पूछ लिया मैंने आपसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा के एक भाग मराठों को दे दिया था? कौन था भाई बंगाल का वो शासक जिसने मराठों को एक क्षेत्र दे दिया था? कौन था? फोर्ट विलियम। बिल्कुल, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है जी रोहित? फोर्ट विलियम की स्थापना तो की थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? ये भी एग्जाम में पूछा है, बताना, बताओ भाई। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? और फोर्ट विलियम तो कलकत्ता में है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? ये भी पूछा है एग्जाम में, अभी बता दे। नहीं नीरज, गोवा में नहीं है। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, मद्रास जो आज चेन्नई है, ठीक है। आइए इसका आंसर बताओ। बंगाल के किस शासक ने? बंगाल के शासक थे अलीवर्दी खां जी। अलीवर्दी खां ने उड़ीसा का एक क्षेत्र मराठों को दे दिया था जी। ये मराठों से लड़ नहीं पाया और आप देखेंगे मराठों की अधीनता, मतलब मराठों से हार गया था और उसके एवज में इसने उड़ीसा के कुछ क्षेत्र अलीवर्दी खां ने दे दिए थे। किसको? मराठों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीर खुसरो, आइए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बताओ भाई, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बोलो, राइट आंसर दीजिए फटाफट। अमीर खुसरो के किसके शिष्य थे? और एक और क्वेश्चन अमीर खुसरो के बारे में मैं आपसे पूछूंगा अभी, अमीर खुसरो के बारे में। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है जी? राइट आंसर निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया आप देखेंगे जो है वो इनके गुरु थे अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, इसका मतलब होता है भारत का तोता, इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा तबले का आविष्कारक, तबले का और सारंगी का आविष्कारक है अमीर खुसरो। ठीक है, राग मल्हार, वो एक राग होती है जो शाम को गाते हैं, उसकी भी रचना इन्होंने ही करी थी। ठीक है, कई सारी। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने 7 सुल्तानों का काल देखा है? 7 सुल्तानों का काल किसने देखा है? इसमें भी अमीर खुसरो का नाम आता है, जिसने 7 सुल्तानों का काल देखा है। समझ में आ रही बात? अरे आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्लियर? बिल्कुल, ये अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्परेरी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 का आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर औरंगजेब। औरंगजेब, राइट आंसर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुगल काल में 2 लाल किला स्थापित कराया गया जी। 2 लाल किला स्थापित हुआ है, बताओ कहाँ कहाँ है? 2 मुगल काल में, मुगल काल में 2 लाल किला स्थापित कराया गया है, कहाँ कहाँ स्थापित हुआ है? मुगल काल में 2 लाल किला स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित हुआ जी बताओ? मुगल काल में 2 लाल किला, एक तो आगरा में, आगरा का रेड फोर्ट है, और दूसरा दिल्ली में। तो आगरा का जो रेड फोर्ट था उसको स्टैब्लिश कराया किसने? उसको कराया था अकबर ने। और दिल्ली का जो लाल किला है उसको किसने स्थापित किया था? उसको स्थापित किया था शाहजहां ने। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दो, ये भी आगरा इसके साथ ही है कि अकबर ने दूसरी राजधानी तो अपनी आगरा स्थापित की, लाल किला बना के। पहली राजधानी कहां स्थापित की थी? अकबर ने फर्स्ट कैपिटल कहां एस्टैब्लिश किया था? बिल्कुल, फतेहपुर सीकरी में। वहां पर पानी नहीं होने की वजह से वहां से शिफ्ट करना पड़ा और फिर ये लोग आ गए कहां? आगरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन मुगल कालीन एक प्रमुख उद्योग था? मुगल कालीन एक प्रमुख उद्योग था जी, कौन सा था मुगल कालीन प्रमुख उद्योग? मुगल कालीन प्रमुख युद्ध उद्योग बताएं। मुगल कालीन प्रमुख उद्योग बताएं। मुगल कालीन फेमस मेजर इंडस्ट्रीज कौन थी मुगल काल की? राइट आंसर बताओ फटाफट। मुगल कालीन फेमस इंडस्ट्रीज कौन सी है? राइट आंसर दे फटाफट सभी लोग। बी सब लोग आंसर दे रहे हैं, बी नहीं है जी, सिल्क नहीं है। राइट आंसर इज सी, सूती वस्त्र, कॉटन। कॉटन इंडस्ट्रीज, आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता था, और कॉटन जो है इंडस, सिंडन जो वर्ड बना है इंडस, ये कॉटन की वजह से ही बना है। और कॉटन का प्रोडक्शन शुरू से लास्ट तक हमेशा भारत में होता रहा। ठीक है, तो इसलिए कॉटन हमेशा ध्यान रखिएगा। आज भी अपन लोग सबसे ज्यादा कॉटन क्लॉथ्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज को, और इंडिया का जो कॉटन क्लॉथ्स है या कॉटन की जो चीजें वो काफी फेमस है। तो राइट आंसर इज सी, सूती वस्त्र। यही तो कंफ्यूजन करता है सिल्क और इसमें, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सिल्क का प्रोडक्शन हमने किया था, आप देखेंगे दूसरे टाइम पीरियड में, यहां पर हमने कॉटन का प्रोडक्शन किया, कॉटन का मोस्टली प्रोडक्शन किया है और मोस्टली इसका एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर बताओ भाई, राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर बताएं कौन सा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, राइट आंसर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। अच्छा, ये एक बात मुझे बताओ, बहादुर शाह जफर, ये एक तो दो बार ये नाम आता है बहादुर शाह, कब कब नाम आता है जी, कौन बताएगा? बहादुर शाह वर्ड दो बार नाम आता है। एक बार तो औरंगजेब के बाद आता है, ठीक है, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह था, जिसको उपनाम दिया गया था क्या? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह कहा जाता है भाई इसको, इस बहादुर शाह, ये बहादुर शाह प्रथम था। ठीक है, इसको प्रथम माना जाता है। और दूसरा है बहादुर शाह सेकेंड, और इसने उपनाम लिया था क्या? जफर नाम से, तो इसको बहादुर शाह जफर बोले। ये था अंतिम मुगल सम्राट, मतलब इसको 1857 की क्रांति में पकड़ के और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जो म्यांमार में है, और वहीं पर इसकी मजार भी है, मतलब इसका मकबरा है रंगून में बहादुर शाह जफर का। यहीं पर मर गया वो 2 साल बाद। ठीक है, ये अंतिम। अब यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम और ये सेकंड, तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ये था औरंगजेब का बेटा, और ये लास्ट मुगल रूरल था। इसके बाद मुगलों का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल 1837 से 1862 तक इसने ये अंतिम मुगल सम्राट के रूप में इसने काम किया है। ठीक है, तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हुआ यहां तक? बट चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया, 22 नंबर हो गया, 23 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? वेस्टर्न जो बॉर्डर था वो क्या था? सर बहादुर शाह फर्स्ट सेट को साहिब बेखबर भी कहते हैं, बिल्कुल साहिब बेखबर और रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है।
देखो बहादुर शाह जो प्रथम था, इसके बाद ही तो पूरा साम्राज्य बिखर गया, मतलब कि औरंगजेब तक पूरा शासन केंद्रीकृत था, मतलब पूरा जो पावर था वो सेंट्रलाइज था, और औरंगजेब ने सारी रियासतों को कंट्रोल करके रखा। औरंगजेब के मरने के बाद जब ये बहादुर शाह प्रथम बना, तो इसने ये सुरा और सुंदरी में डूबा रहा, मतलब दिन भर नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं और अपने सुरा और सुंदरी में डूबे हुए, इसलिए इसको नाम दिया साहे बेखबर या रंगीला बादशाह, क्योंकि सुरा सुंदरी में डूबे हुए, इनको तो कुछ मतलब था नहीं। और इसी के टाइम पीरियड से जितने कंटेम्परेरी उस समय की रियासतें थी, चाहे वो अवध का नवाब हो, चाहे वो बंगाल का नवाब हो, चाहे वो साउथ इंडिया के हो, ये सारी रियासतें के लोगों ने अपने आप को, राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी। तो पूरी तरह से मुगल जो पावर था वो सेंट्रलाइज औरंगजेब के टाइम में था, और इसके बाद डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब सत्ता विकेंद्रीकृत हो गई, हर जगह एक नए राजतंत्र का उदय हुआ और वो सब अलग अलग आपस में फाइट करते रहे। इसी का फायदा तो अंग्रेजों ने उठाया भाई, कि ये जो सत्ता, ये जो पावर डिसेंट्रलाइज हुआ और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे, उस पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करने के लिए, इसी का फायदा उठा के अंग्रेजों ने एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे को सहयोग किया, उनको लालच दे के मिलाया और एक दूसरे को हराते गए, और इस तरह से उन्होंने भारत को गुलाम बना दिया। अगर हमारा पावर सेंट्रलाइज होता और एक मजबूत तंत्र होता, तो शायद अंग्रेज इन चीजों में आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो सर नहीं, इसी को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है और साहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कि वेस्टर्न क्या था, हिंदू कुश, मतलब अफगानिस्तान का पार्ट। हिंदू कुश आप जानते हैं कि ये जो अपनी मुंडी है ऊपर वाली, जो अभी ये इसको हम बोलते हैं पीओके, और ये है ऑक्साई चीन। ये मुंडी अपनी है नहीं, ये दोनों मुंडी गायब है, लेकिन हम लोग मैप में ये दोनों ही मुंडी अपने देश का बनाते हैं। ठीक है, तो ये पीओके है और ये ऑक्साई चीन। यहाँ पर हिंदू कुश, काराकोरम, जॉस्कर और लद्दाख श्रेणियां हैं, जिसमें हिंदू कुश, इनकी हाइट बहुत कम है, इसलिए देखना कि जितने फॉरेन इन्वेंटर्स आए, मतलब विदेशी आक्रमणकारी, वो सब इसी रास्ते से आए, क्योंकि इनकी हाइट कम है और यहाँ पर कई सारे पासेज हैं, दर्रे, जिससे भारत में प्रवेश करना आसान था, पंजाब के रास्ता। तो यहाँ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का विस्तार है अफगानिस्तान और इधर आप देखेंगे भारत में और पाकिस्तान वाले एरिया में। तो यहाँ तक मतलब आप देख सकते हैं कि काबुल के क्षेत्रों तक विस्तार रहा। किसके काल में? अकबर के काल में। अकबर के काल में सर्वाधिक सीमा का विस्तार किया उसने। ठीक है, बहुत सारे युद्ध लड़े और काफी बड़े पैमाने पर उसने सीमा का विस्तार किया। तो राइट आंसर बी, हिंदू कुश। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ जी? यस और नो जल्दी रिप्लाई करो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इनमें से किसने कहा था हुनुज दिल्ली दूर अस्ते, मतलब हुजूर दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था भाई? राइट आंसर दो फटाफट। राइट आंसर निजामुद्दीन औलिया। किसको कहा था भाई और क्यों कहा था, ये बताओ। किसको कहा था पहले तो ये बता दो मुझे, किसको कहा था? राइट आंसर तो बता दिया तुम लोगों ने कि इसका निजामुद्दीन औलिया को कहा था दिल्ली दूर। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली दूर अस्ते। किसको कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो बोला था नीरज, आयुष। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, नारा दिया था, दिल्ली दूर अस्ते नहीं कहा था। हुमायूं, चलो बताओ। रोहित सर्च कर रहे हो हैं? बताओ भाई, दिल्ली दूर अस्ते किसको कहा था? मैं बता रहा हूं उनका नाम। ये कहा था गयासुद्दीन
तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के रिगार्डिंग ये वर्ड इस्तेमाल किया था। आप देखेंगे निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली दूर रस्ते कहा था। क्यों कहा था, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, निजामुद्दीन औलिया एक फेमस सूफी संत थे, ठीक है, औलिया संप्रदाय के, और ये म्यूजिक और अपना आप देखेंगे संगीत और सूफियाना तरीके से ज्ञान का प्रसार करते थे, ठीक है। तो उस समय इनके टाइम में कंटेम्प्रेरी रूलर था तुगलक वंश का फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच 26 का आंकड़ा था। मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया बंगाल विजय के लिए जा रहा था, मतलब बंगाल अभी अभियान के लिए निकला था। और कहा इसने गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि मैं अभी बंगाल विजय के लिए जा रहा हूं, और जब वहां से आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हारा कांड करूंगा, मतलब तुम्हारी हत्या करवाऊंगा, तुमको फांसी पे चढ़ाऊंगा। उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, दिल्ली दूर अस्ते, मतलब दिल्ली अभी दूर है, अर्थात तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। और हुआ यही, क्या हुआ, तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया, और जब वहां से वापस आया तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने पहले से ही गयासुद्दीन तुगलक को मारने का प्लान बना रखा था। तो उसकी स्वागत के लिए एक फर्जी फेक महल बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और गयासुद्दीन तुगलक का वेलकम किया। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के फेक महल में एंटर हुआ, उसने इशारा किया, वो लकड़ी की का जो महल था वो टूट के गिर गया, उसके ऊपर वो मर गया। तो दिल्ली अभी दूर है, अर्थात तुम अभी मुझे मार नहीं सकते, ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए। समझ में आ रही बात। और गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, ठीक है। तो राइट आंसर बी है, और ये है गयासुद्दीन तुगलक। तो ये दोनों ही फैक्ट्स अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ, वो खुद ही दूर चला गया, बिल्कुल। यहां तक क्लियर हुआ जी, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया ये क्वेश्चन, अरे आया कि नहीं आया, फटाफट रिप्लाई करो तुम लोग, एकदम फटाफट, मतलब कड़ाम कड़ाम रिप्लाई करना है, बिल्कुल एकदम। जैसे ही पूछूं सवाल तो उसका आंसर मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रिप्लाई मेरा उत्साहवर्धन करता है। और क्या आप लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सर का उत्साहवर्धन नहीं हो, मैं जोश और जुनून में नहीं रहूं, ठीक है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है जी, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासन के काल में शुरू हुई। चित्रकला बताओ भाई, राइट आंसर बताइए। चित्रकला किसके काल में शुरू हुई जी? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। क्या नाम था उसका? देखो ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं हुमायूं के बारे में, सॉरी जहांगीर के बारे में। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, राइट आंसर डी है। डी इसलिए है कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण काल, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहते हैं। मतलब ये मान लो कि पेंटिंग के लिए मैं इतना पागल था
कि अलग अलग जो पेंटर्स थे, अगर किसी ने हेड बनाया, किसी ने कमर बनाया, किसी ने पैर बनाया, किसी ने आंख बनाया, तो सिर्फ पेंटिंग देख के जहांगीर बता देता था कि आंख किसने बनाया है, चेहरा किसने बनाया है और शरीर का दूसरा भाग किसने बनाया है। इतना इसको पेंटिंग से लगाव था। तो आप देखेंगे कि इस काल को, मतलब जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल अर्थात गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, एक बात, इसके काल में बहुत सारे, एक दो नहीं कई सारे चित्रकार हुए, जैसे बिशन दास, मंसूर, उसके बाद गोवर्धन, उसके बाद आप देखेंगे फारूक बेग, ऐसे बहुत सारे चित्रकार इसके दरबार में रहते थे। तो इसने, आप देखेंगे जहांगीर ने दो चित्रकार हैं इसके काल के जिनको कुछ बड़े अवार्ड्स, ऑनर दिए उनके नाम से, बड़े ऑनर्स के रूप में। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस, नादिर उल अस की उपाधि प्रदान की थी ये, और अबुल हसन को नादिरुजम्मा, नादिरुजम्मा की उपाधि प्रदान की थी। इन दोनों पेंटरों के पेंटिंग से खुश होके ये बड़े ऑनर्स थे जिसको आप देखेंगे जहांगीर ने दिया था। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस और अबुल हसन को नादिरुजम्मा की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा उसने आगरा के किले में सोने की जंजीर लगवाई थी, न्याय की जंजीर। इसके काल में द्वास्पा सियास्पा सैन्य व्यवस्था में एक नया परिवर्तन किया गया था। ठीक है, और इसने गुरु अर्जुन देव की हत्या भी कराई थी, सिखों के गुरु अर्जुन देव की हत्या। ठीक है, तो आप देखेंगे इस काल में कई सारे चेंजेस हुए जहांगीर के काल में। ये पेंटिंग के रिगार्डिंग ये आपको दो बातें याद रखनी है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ये यहां पर अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। एक बात, दूसरी बात कि एक अंग्रेज था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, नाम सुना होगा आपने, कैप्टन हॉकिंस। और एक और अंग्रेज था सर टॉमस रो, ये भी मालूम होगा। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ही आए थे भाई, और इन्होंने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो पहले आया सर टॉमस रो, उसके बाद कैप्टन हॉकिंस आया। और कैप्टन हॉकिंस जब आया था तो उसको मालूम था कि जहांगीर पेंटिंग का बहुत शौकीन आदमी है, तो वहां से एक आप देखेंगे बेहतरीन पेंटिंग लेके आया था कैप्टन हॉकिंस और इसको गिफ्ट किया। उसके अलावा इसको ये भी मालूम था कि फारसी में बात करूंगा तो जहांगीर को बहुत अच्छा लगेगा, तो उसने फारसी में बात करी और जहांगीर को पेंटिंग प्रदान की, जिससे जहांगीर काफी खुश हुआ और इसको मनसब प्रदान किया और अपने दरबार में रहने की अनुमति दी और साथ में ट्रेड करने की परमिशन भी दी थी। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस की वजह से। एक बात और, एक और फैक्ट्स, तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक यही भी था। मतलब पहली बार तंबाकू पर नहीं, तंबाकू की खेती करने, तंबाकू खेती की शुरुआत हुई इसके काल में। ठीक है, आइए, तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थे इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताए। आइए अगला, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? अभी इसके पहले मैंने तुम लोगों को इसका आंसर बताया था, जल्दी इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताओ, तब तक मैं पानी पीता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर खानवा। खानवा के युद्ध के पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की थी राणा संगा को हराने के बाद। कब? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। इसमें इसने इसी समय उसने किसकी इसने अपने सैनिकों का उत्साह वर्धन करने के लिए क्या कहा था? तो कहा था कि ये कौन सा, क्या बोलते हैं जी, आतंकवादी क्या बोलते हैं, ये जिहाद, जिहाद का नारा दिया था और कहा था कि भाई ये धर्म युद्ध है, इस युद्ध में हमें किसी भी तरीके से जीना है, जीतना है। और
इस युद्ध को जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आंसर बताओ। संत कबीर जो है वो किसके शिष्य थे जी? संत कबीर किसके शिष्य थे? बताइए फटाफट, रिप्लाई करें। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? वेरी गुड, रामानंद के शिष्य थे ये लोग भी। आप देखेंगे कबीर के बारे में आप जानते ही हैं, एक न्यूट्रल बात करी है उन्होंने, मानवता की बात की है। और रामानंद से वो काफी प्रभावित थे, उनसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो राइट आंसर इज रामानंद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ हुआ? झरोखा दर्शन की शुरुआत किसके काल में हुई थी जी? झरोखा दर्शन की शुरुआत किसके काल में हुई? बताओ, झरोखा दर्शन की शुरुआत किसके काल में हुई? झरोखा दर्शन बताइए, राइट आंसर बताओ फटाफट। अकबर ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की बॉस। अभी झरोखा दर्शन है क्या? तो आप देखेंगे कि पहले राजा महाराजाओं को देखने की अनुमति नहीं थी। मतलब आप जानते हैं कि राजा महाराजा की जब सवारी निकलती थी तो पहले से एक बड़ा सा भोपू बजता था या घोड़े पर चढ़ के ड्रम बजाया जाता था कि भाई सावधान, महाराजों के महाराजा, ये सम्राटों के सम्राट, फलाना बादशाह आ रहे हैं। ऐसे कुछ बड़े बड़े आवाजें दी जाती थी। जो बाजार खुले हैं, सारी चीजें खुली है, सब लोग डर के अपने अपने घर में घुस जाते थे, सब बंद कर देते। किसी को कोई भी मतलब राजा को देख नहीं सकता या बादशाह सलामत को देख नहीं सकता। मतलब आज जैसे राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही है तो आप खड़ा होकर उनको टाटा बाय बाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी आप देखिए जब बड़े ऐसे नेताओं की गाड़ियां निकलती है तो रेड लाइट जाम कर दिया जाता है, बंद कर दिया। आम सिविलियन नहीं, पूरा रेड लाइट क्लियर होता है कि उनकी गाड़ी निकल जाए। तो उस जमाने में क्लियर तो होता ही था, साथ में किसी को खुले मुंह देखने की इजाजत नहीं थी। अकबर ने पहली बार ये झरोखा दर्शन शुरू किया। झरोखा दर्शन क्या है? तो ये जाली नुमा, आप देखेंगे कुछ खिड़कियां हुआ करती थी जिसमें ऐसे छिद्र बने होते थे और इन छिद्रों से लोग सम्राट या बादशाह को देख सकते थे। तो झरोखा या झिल्ली टाइप का आप देखेंगे, एक दुपट्टा टाइप का हल्का सा झिल्ली होता है जिसमें हल्की हल्की चीजें दिखती हैं। तो इस तरह की चीजें होती थी जिससे लोग बादशाह सलामत का दर्शन करते थे, देखते थे। तो इसकी शुरुआत अकबर ने शुरू की थी। बाद में इसको जो इस झरोखा दर्शन को औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। उसने ऐसी सारी परंपराओं को बंद करा दिया जो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो झरोखा दर्शन अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 29। क्वेश्चन नंबर 29, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? कौन था भाई? गुजरात में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक कौन था? उसका नाम था अहमद शाह फर्स्ट। अहमद शाह फर्स्ट जो है, इसने गुजरात में पहली बार जजिया कर लागू किया था। गुजरात का शासक था अहमद शाह। ठीक है, इसने ये भी बहुत र्यूड था, मतलब क्रूर, और आप देख सकते कट्टर आप कह सकते हैं मुस्लिम, जिसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर आरोपित किया। तो अहमद शाह फर्स्ट ने गुजरात में जजिया कर आरोपित किया वहां के लोगों पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? भाई इनमें से कौन सा राज्य है जो अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? राइट आंसर बताइए इसका। अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अवध तो था भाई, काबुल भी था और लाहौर भी था। बीजापुर, राइट आंसर बीजापुर है। बीजापुर राइट आंसर है इसका।
बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तुमको याद होगा कि साउथ इंडिया में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ये ऐसे क्षेत्र थे जिन पर अधिकार स्थापित नहीं कर पाए थे मुगल, ठीक है। लेकिन और शायद इसी गोलकुंडा और अहमदनगर की वजह से अंततः साउथ इंडिया के मिशन में फंसा रहा औरंगजेब, जिसकी वजह से डेथ हो गई उसकी। तो बीजापुर को जीत नहीं सके थे, बीजापुर को जीत नहीं सका था कौन? अकबर, और ये उसके साम्राज्य का भाग नहीं था, ठीक है। बीजापुर कहाँ है जी? कर्नाटक में, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? कौन से कर की शुरुआत की थी जी अलाउद्दीन खिलजी ने? बताओ फटाफट। अलाउद्दीन खिलजी के काल में कई महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन किए गए। दरोगा, डाके, चौकी, उसके बाद आप देखेंगे कई सारे आर्थिक परिवर्तन किए गए, जिसमें आप देखेंगे कि जमीनों की माप कराई, उसके आधार पर लगान निश्चित किए गए। बाजारों में बाजार को मॉनिटर करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की गई। बाजार में की तौल को मापने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। जो कम तौलता था उसके शरीर का उतना हिस्सा काट लिया जाता था, ठीक है। कई नए अलग अलग तरह के टैक्स आरोपित किए इसने। तो उसी में एक नया टैक्स था ये घड़ी टैक्स, ठीक है। ये घड़ी टैक्स क्या था जी? तो घड़ी टैक्स जो है ये जजिया जकात तो पहले से ही चल रहा था रोहित, इस समय घड़ी टैक्स लगाया, नया टैक्स मैं पूछ रहा हूं। ये एक तरह का हाउस टैक्स था, हाउस टैक्स, गृह कर था। नया टैक्स जो लगाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब आप देखेंगे कई बहाना ढूंढ के अलग अलग तरह के इसने टैक्सेस आरोपित किए। इवन जमीनों की माप कराई और जमीनों की उपज के आधार पर लगान निश्चित किया गया, और 1/3 से 1/4 के बीच टैक्स कलेक्ट करता था। मतलब काफी क्रूरता से इसने मजबूती से टैक्स कलेक्शन पर फोकस किया है, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ा, और आप देखेंगे एम्पायर एक्सपेंशन में इसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो राइट आंसर घड़ी है। जजिया, खराज, ये भी एक तरह का लगान है, उपज का हिस्सा। जकात जो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, और कनकूत ये भी उपज का हिस्सा होता है, मतलब जो टोटल उपज होती है प्रोडक्शन, उसका एक हिस्सा लिया जाता था कनकूत के रूप में भी, ठीक है। तो राइट आंसर सी है, घड़ी। हाउस टैक्स के रूप में एक नया कर आरोपित किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासन काल में जजिया कर पुनः लगाया गया? आंसर दो भाई इसका। जजिया कर पुनः लगाने वाला बंद तो कर दिया किसने? अकबर ने। अकबर ने समाप्त कर दिया जजिया को, और दोबारा शुरू किया किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानने वाला था और कट्टर मुस्लिम था, और इसने सारे ऐसे परंपराएं जो अकबर के टाइम में शुरू की गई थी, उन सारी परंपराओं को समाप्त करके और पूरे तरह से शरीयत के आधार पर उसने शासन किए, ठीक है। बिल्कुल। तो अकबर के द्वारा इसको समाप्त किया गया था, और औरंगजेब ने दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 33। क्वेश्चन नंबर 33। फैजी डैश के दरबार में रहता था? बताओ भाई, फैजी किसके दरबार में रहता था, या फैजी किसका कंटेम्परेरी था? बताओ जल्दी आंसर इसका। फैजी किसके दरबार में रहता था भाई? आंसर बताओ जल्दी। अकबर। फैजी है, अबुल फजल है, ठीक है। उसके बाद अब्दुल रहीम खाना है, ठीक है। ये सारे लोग अबुल फजल, फैजी, अबुल रहीम खाना, इन सब का संबंध अकबर के टाइम पीरियड से है, ठीक है। तो ये सारे उसके दरबारी कवि थे,
और दरबारी इतिहास लेखन करते थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? कौन सा लाल किला भाई? तो एक लाल किला तो बनाया अकबर ने, और बड़ा वाला जो लाल किला है वो शाहजहां। राइट आंसर डी। 34 का राइट आंसर डी। 35 का आंसर बताओ। शेरशाह का मकबरा कहाँ है जी? शेरशाह का मकबरा कहाँ है बताओ? शेरशाह का मकबरा सासाराम। सासाराम कहाँ है? सासाराम बताओ। बिहार में है, बिल्कुल सासाराम बिहार में है, और शेरशाह का मकबरा बिहार में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और दिल्ली में इसने किला ए कुन्हा की स्थापना करी थी। किला ए कुन्हा, जिसको आज के डेट में पुराना किला बोलते हैं, ये शेरशाह के द्वारा स्थापित किया गया था दिल्ली में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? बताओ भाई। जगत गुरु, मिडाइवल रूलर है, इसको जगत गुरु कहा जाता है। कौन है सर? अकबर ने 7 नवरत्न थे, नाम बता दीजिए। लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, नवरत्न बता दूंगा मैं, डोंट वरी, उनका नाम लिखवा दूंगा मैं, यह पीडीएफ में दे दूंगा। अभी पहले ये क्वेश्चन, काफी सारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन कर ले, नवरत्न ध्यान रखेंगे। ठीक है, बताओ भाई। 36 का आंसर कर लें। आंसर बताएं, जगत गुरु किसे कहा जाता है? आंसर दो भाई रोहित, फटाफट। जगत गुरु किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट। इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट को कहा जाता है भाई। ये भाई साहब कहाँ के? तो बीजापुर के शासक थे। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह, ये अपने पूरा नाम लिखता था, अबुल इब्राहिम आदिल शाह जगत गुरु। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे 1580 से 1627 का टाइम पीरियड रहा, और ये अपने नाम के साथ जगत गुरु जोड़ता था। ठीक है, तो इसको इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट को जगत गुरु कहा जाता है। बीजापुर का शासक, बीजापुर का है कर्नाटक में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है अपने को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके शासन काल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, वकील पद समाप्त हो गया जी। बताओ इसका आंसर फटाफट। राइट आंसर, वकील पद समाप्त कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना, एकदम आराम से सोच के जवाब देना है। वकील पद समाप्त कर दिया गया, औरंगजेब नहीं है, ये गलत आंसर है। राइट आंसर शाहजहां। वकील का पद समाप्त किया शाहजहां काल में। इसने क्या किया? जो वजीर का पद था और वकील, इन दोनों को मर्ज कर दिया इसने। मतलब ये वकील का अधिकार वजीर को ही दे दिया, मर्ज कर दिया, तो ये पद ही समाप्त हो गया। और ये टाइम पीरियड था शाहजहां का। शाहजहां के काल में वकील के पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो भी अंदरूनी इश्यूज होते थे उनको ये सॉल्व करता था वकील उन। ठीक है, और उस पर सलाह लेते थे। तो इसने, शाहजहां ने वजीर के पद में इसको मर्ज कर दिया, वकील के पद को, और इसको समाप्त कर दिया। राइट आंसर सी होगा, शाहजहां। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? बताओ भाई। पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? जल्दी रिप्लाई करो मुझे इसका। पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध? अब मुझे एक सवाल का जवाब बताओ। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको नियुक्त किया था? उसका सेनापति कौन था? देवगिरी साउथ का था। ये देवगिरी ध्यान रखिएगा, मलिक कफूर। बिल्कुल। तो साउथ इंडिया के विजय के लिए, दक्षिण भारत के विजय के लिए
उसने मलिक कफूर को अपॉइंट किया और मलिक कफूर ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के खिलाफ अभियान किया था। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहला सैन्य अभियान किसके, रणथंभौर के विरुद्ध किया था। पहला अभियान था इसका रणथंभौर। राइट आंसर है बी, ठीक है, रणथंभौर के विरुद्ध किया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मुगलों ने नौरोज का त्योहार, मुगलों में नौरोज का त्योहार किसके द्वारा शुरू किया गया। नौरोज का त्योहार, नौरोज किसके लिए किया गया ये कह रहा है। मतलब नौरोज जो ये फेस्टिवल है वो किस धर्म का है भाई, किस धर्म का है ये बताओ। राइट आंसर बताओ 39 का। नौरोज फेस्टिवल की शुरुआत, ये फेस्टिवल पारसी धर्म का भाई। और आपको एक बंदे का नाम याद होगा, उसका नाम है बलबन। नाम सुना है इसका, बलबन। बलबन ने नौरोज फेस्टिवल शुरू किया था, याद होगा आपको। अच्छा, बलबन की बात आ रही है तो बलबन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा उसको मुझे आप बता दीजिए, ठीक है। कि बलबन ये बलबन के बारे में कहा जाता है कि इसने तुर्कानी चुगलगानी की समाप्त कर दिया। मतलब 40 सरदारों का जो ग्रुप था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी शुरू की इसने, मतलब रक्त एवं लॉ की नीति, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसने एक नई परंपरा शुरू की, सिजदा एवं पैबोश। सिजदा एवं पैबोश की शुरुआत की थी किसने, बलबन ने। सिजदा का मतलब झुकना और पैबोश का मतलब पैर चूमना, मतलब झुक के राजा का पैर चूमना। जैसे अपन हिंदू लोगों में साष्टांग दंडवत करते हैं ना, तो ऐसे ही लेट के राजा का पैर चूमना है, तो इसको सिजदा एवं पैबोश की प्रथा कहते हैं। और इसी ने एक नई पारसी फेस्टिवल नौरोज शुरू किया था, ठीक है। और अकबर ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये एक पारसी फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये बलबन से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 41, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। अभी अपन ने बात करी उस्ताद मंसूर, ठीक है। हाँ, इसे रक्त पिपासु नहीं, रक्त पिपासु इसको नहीं बोलते हैं, वो तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं रक्त पिपासु, पागल एवं सनकी शासक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 छूट गया। क्वेश्चन नंबर 40, बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था। बताओ भाई, बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था। आंसर बताओ इसका, 40 का आंसर बताएं। उसका नाम था गयासुद्दीन आजम शाह। इसने बंगाल के ये शासक था, इसने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था। अभी आप देखेंगे बंगाल का एक क्षेत्र है जयगांव और भूटान का एक क्षेत्र है जसो पसाखा। वहां से अभी ट्रेड के लिए, भारत ट्रेड के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, बायलेटरल ट्रेड। तो बंगाल से काफी जुड़ा हुआ है बॉर्डर, आप देखेंगे सिलीगुड़ी और दूसरे ओरिजिन से। तो गयासुद्दीन आजम शाह था जिसने चाइना के साथ आप देखेंगे संबंध स्थापित किया था और व्यापार और दूसरे बायलेटरल रिलेशन स्थापित करता था। तो राइट आंसर क्या होगा, ए, गयासुद्दीन आजम शाह। ये ध्यान रखना, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, अलग से कई बार बहुत 10 किताब पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बात सीधे सीधे आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है उस्ताद मंसूर किस मुगल शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अभी बताया था, बताओ भाई इसका आंसर। उस्ताद मंसूर 41 का आंसर बताइए, 41 का आंसर बताइए। उस्ताद मंसूर किसके काल में थे जी, सबको पता होगा, जहांगीर,
इन्हीं को तो दिया था नदीरुजम्मा की उपाधि, ठीक है, जहांगीर के काल में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? कहाँ है भाई? मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? और इन भाई साहब को 2 बार दफनाया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 2 बार दफनाया गया है जी इनको, एक बार आगरा में और दूसरी बार इनको लाहौर में। राइट आंसर। इस्लामाबाद में तो है ही नहीं किसी का, ना हैदराबाद ना कराची में, लाहौर, लाहौर में है भाई। 2 बातें ध्यान रखना। एक बात कि बाबर जो है, बाबर को भी 2 बार दफनाया गया है, एक तो यहाँ पर आरामबाग में आगरा में और दूसरी बार काबुल में। तो उसकी मजा, उसका जो वो क्या कहते हैं, उसका जो मकबरा है वो काबुल में है। किसका? बाबर का। और अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर को भी आगरा में दफनाया गया और फिर दोबारा लाहौर में। उसकी अंतिम इच्छा थी लाहौर में, और दूसरी राजधानी भी तो थी, तो लाहौर में इसका मकबरा है जहांगीर का, ठीक है। बाबर को भी दफनाया गया, लेकिन बाबर को काबुल में किया गया क्योंकि उसका अंतिम इच्छा थी कि मुझे जहां से मैं हूं वहीं पर मुझे दफनाया जाए, तो उसको बाद में काबुल दफनाया गया, ठीक है, और वहीं पर उसका मकबरा बनाया गया। और इन भाई साहब की भी इच्छा थी, तो इनको पाकिस्तान के लाहौर में यहाँ पर इनका मकबरा बनाया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? यस और नो कुछ बोलोगे? क्लियर हुआ जी? फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट फटाफट रिप्लाई करें। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं सर। चलो एक और सवाल बता दो, पाकिस्तान नाम आ गया तो। मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, मैं यही पूछ लेता हूं तुम लोगों से। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने करी थी? नाम बताओ उस बंदे का। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी, उसका नाम बताओ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिसने भी इसका जवाब बता दिया अभी बिना सर्च किए, आज उसको पक्का गिफ्ट दूंगा मैं। एक स्टूडेंट था, मैं स्टूडेंट का नाम पूछ रहा हूं भाई। स्टूडेंट तो था, कोई ना कोई व्यक्ति तो था जिसने इस शब्द की उत्पत्ति करी थी, लेकिन वो हाँ ढूंढ के बता रहे हैं। बहुत तुम लोग तेज हो। रहमत अली, रहमत अली थे जी। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और इसी ने पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति करी थी, ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था जी? कब हुआ था? 2 क्वेश्चंस बनेंगे इससे। गुरु नानक देव का जन्म, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म की स्थापना करी इन्होंने। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी जो आज का पाकिस्तान में है, तलवंडी, तलवंडी एक कोटा में भी है, लेकिन जो जिस तलवंडी में इनका हुआ था वो है पाकिस्तान में। कब? 1469 ईस्वी में। और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना करी थी। गुरु नानक देव, इसका आंसर तो देख लिया आपने। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। यही बात, दूसरा फैक्ट। तीसरा, ठीक है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी ये राजस्थान वाला नहीं, तलवंडी पाकिस्तान में है ये, ठीक है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। और अंतिम इन्होंने अपना जीवन सांस भी लिया कहां पर? जो अभी जहां पर वो बना हुआ है और भारत ने रास्ता खोला है, कौन सा प्लेस है जी? ठीक है, बताओ उसको। जहां अभी करतारपुरा। वेरी गुड, अंतिम सांस ली और कई वर्षों तक करतारपुरा में रहे थे, ठीक है। तो गुरदासपुर भी है, करतारपुरा जगह का नाम है जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी, ठीक है। तो उनका जन्म 1469 में और जन्म तलवंडी में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की है? नहीं की है भाई, बताओ कौन सी, किसकी नहीं की है? लैला मजनू की है, हैं? लैला मजनू का प्रोग्राम करते हैं। ये लैला मजनू आपने फिल्म भी देखी होगी और बड़ा मशहूर है ये लैला मजनू सीरियल। तो लैला मजनू की है
नू सिपिहर इसकी भी की है, और आशिकी दिल आशिकाना है इसकी भी करी थी, लेकिन तूती नामा का नहीं किया भाई। तूती नामा के जो राइटर हैं उनका नाम है जियाउद्दीन, मिट जाओ, जियाउद्दीन नकवक्सी, ये नाम था उनका। ये तूती नामा का राइटर है, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। इन तीनों की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई, और जियाउद्दीन नकवक्सी ने तूती नामा की रचना की थी मुगल काल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है जी? 46 कह रहा है, निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? ओहो, किसने लिखी है भाई? राइट आंसर निर्मा सरफ से धोऊंगा। बाबर ने आत्मकथा लिखी तुजुके बाबरी, ठीक है। और ये तुजुके बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में है, टर्किश में लिखा है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अभी मैंने बताया था। इसका ट्रांसलेशन किया अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल ने किया किस नाम से? बाबर नामा नाम से, बाबर नामा। और ये ट्रांसलेशन हुआ किसके काल में? अकबर के काल में हुआ था, और ये फारसी में हुआ था। ये कह रहा है कि फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी है भाई, फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी है। इसका राइट आंसर है जहांगीर, फतवा ए जहांगीरी लिखी है, ठीक है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में, इसने तो आत्मकथा ही नहीं लिखी भाई। डी आंसर लिख रहे हो तुम लोग 46 का। जहांगीर ने फतवा ए जहांगीरी अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य में लगभग पूरे भारत को दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था? ओह माय गॉड, बताओ भाई इसका आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे 101%। इसका बताओ 47 का आंसर बताओ भाई। रोहित डैश डैश क्यों दे रहे हो? 100% सत्य है, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी नहीं है भाई। दक्षिण भारत पर पूरा विजय प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और आपको मालूम होगा मलिक कफूर को नियुक्त किया था दक्षिण विजय के लिए। वो अपने तो खुद उत्तर भारत के विजय में लगा रहा, और दक्षिण भारत के लिए और यही मलिक कफूर है जिसने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को हरा के और वहां से कोहिनूर हीरा छीन के लाया था, जो गोलकुंडा की खान से निकला था, और उसको गिफ्ट किया था इसको, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और आप जानते ही हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर में कितने अंतरंग संबंध थे, मतलब बहुत ही क्लोज थे दोनों। और अभी आपने फिल्म देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी वाली जो आई थी अभी, बिन्त दिल बिसिरिया, सुना है ना गाना, बिन्त दिल बिसिरिया, ठीक है। तो आप देखेंगे पद्मावती श्रीलंका से थी, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी इज राइट आंसर, ठीक है। इसके काल में ऑलमोस्ट दक्षिण भारत पर इसने अपनी विजय स्थापित कर ली अलाउद्दीन का, मतलब बड़े पैमाने पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। और भाई साहब आपको मालूम ही होगा कि अभी पद्मावती जो मूवी बनी थी वो पद्मावत एक किताब है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने करी थी, ठीक है। उसी किताब को आधार बना के ये फिल्म बनी पद्मावती, लेकिन पद्मावती नाम था, इसको लेके वायलेशन हो गया तो उसको पद्मावत उन्होंने कर दिया। और आप देखेंगे कि पद्मावती को लेके कितने बवाल हुए मालूम है ना। और फाइनली सभी लोगों ने जौहर कर लिया था। जौहर मतलब अपने आत्मदाह कर लिया था। हालांकि धोखे से अलाउद्दीन खिलजी जीत तो गया था और रतन सिंह को हरा तो दिया, लेकिन उनकी कई हजार रानियां एक साथ दफन हो गई, ठीक है। तो राइट आंसर ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। चलो बताओ 48 का आंसर बताओ, फटाफट रिप्लाई करेंगे मुझे इसका। 48 का आंसर, भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम शासिका। ओ माय गॉड, मुस्लिम वंश कौन था ना, मुस्लिम वंश कौन था ये कह रहा है।
पहला मुस्लिम वंश कौन था जी? रिप्लाई करो फटाफट, एकदम कड़ाम कड़ाम। राइट आंसर गुलाम वंश। कब? 1206 से लेकर 1206 से लेकर और 1526 तक तो पूरा टाइम रहा दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ठीक है, 1290 तक, बलबन तक 1290 तक रहा। ठीक है, तो गुलाम वंश पहला मुस्लिम वंश था जिसने भारत पर शासन किया। अच्छा, इसके पहले एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले मोहम्मद 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कासिम के बाद अलब्तगीन आया, अलब्तगीन के बाद आया सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बाद आया महमूद गजनी। ठीक है, और महमूद गजनी के बाद आया मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑर्डर है। 712 में भारत पर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर, और सिंध के राजा दाहिर को इसने पराजित किया था, दाहिर को अपने कंट्रोल में किया था। ठीक है, हाँ, गौतम गुलाम डायनेस्टी इसलिए कहते हैं कि ये जो लास्ट शासक था मोहम्मद गोरी, इसने तराइन के युद्ध लड़े, तराइन 1, तराइन 2 और चंदावर के युद्ध लड़े। पृथ्वीराज चौहान को इसने डिफीट कर दिया और जयचंद को भी डिफीट कर दिया। और यहाँ पर भारत में अपने प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने स्थापित किया, मोहम्मद गोरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था, स्लेव था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो गुलाम को यहाँ पर स्थापित किया, इसलिए गुलाम डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। बाद में आप देखेंगे कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश जो इसका दामाद था, उसने बगदाद के खलीफा से अनुमति प्राप्त कर अपने आप को गुलामों की श्रेणी से मुक्त कर लिया था 1236 ईस्वी में। तो गुलाम था, इसलिए उसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ये लोग इलबरी तुर्क थे। ठीक है, और क्योंकि इसके गुलाम थे तो इसलिए इन्हें गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, ये बात हो गई, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन आगे, मोहम्मद बिन कासिम, कासिम से प्रेरित होकर अलब्तगीन आया, और अलब्तगीन से प्रेरित होकर सुबुक्तगीन आया, और फिर महमूद गजनी आया। गजनी के बारे में कहते हैं कि इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 1001 में पहला आक्रमण था इसका सिंध पे, उसके बाद 1024 में और फिर 1026 में इसके आक्रमण है, इंपॉर्टेंट आक्रमण, जिसमें आप देखेंगे वहां का जो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसको इसने लूटा और बर्बाद कर दिया। और अंतिम अभियान इसका जाटों के खिलाफ था, महमूद गजनी का, और उसके बाद फिर इसका अस्तित्व खत्म हो गया। और फिर आए आपके गौरी साहब। गौरी ने तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध लड़ा, और फिर उसके बाद अपना कांड कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना था? बताओ भाई, मालिक की मृत्यु के बाद कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट आंसर है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। अब मोहम्मद गौरी के बाद वही उत्तराधिकारी बना, भारत में पहला मुस्लिम शासक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। डैश के काल को दिल्ली सल्तनत का काल बताया। कल तुम लोगों को बताया था मैंने, मेडाइवल को मैंने 2 पार्ट में बटा था, एक तो दिल्ली सल्तनत और दूसरा मैंने कहा था मुगल। इसको कहा था 1206 से 1526 और इसको कहा था 1526 से 1757। ये पीरियड याद रखेंगे आप, ये दोनों ही ध्यान रखने योग्य है। तो ये टाइम पीरियड था पूरा दिल्ली सल्तनत का, जिसमें गुलाम वंश मतलब स्लेव डायनेस्टी से लेकर और लोधी डायनेस्टी, ये
पूरी तरह से गुलाम मतलब ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए 1206 से 1526। क्लियर हुआ जी, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है जी? 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाला कौन सा शासक था? अच्छा, डेट में कंफ्यूजन है, कई जगह 1024 लिखता है, ठीक है, और कई जगह 1025 भी, और कई जगह 1026 लिख रहे हैं। तो 26 नहीं, ये 24 और 25 ही मानते हैं। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण शासक कौन था? महमूद गजनी। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर लास्ट में अटैक किया था। इसका सेकेंड लास्ट अभियान था, और वहां से कहते हैं कि कई लाख रुपए और काफी सारा सोना लूट के ले गया और पूरी तरह से सोमनाथ मंदिर को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। सर मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी नहीं मेरे लाल, महमूद गजनी था। गौरी ने तो लूटा ही नहीं, महमूद गजनी महमूद गजनी था। ठीक है, गौरी नहीं था। गौरी ने तो आप देखेंगे कि तराइन का युद्ध लड़ा, तराइन 1, तराइन 2, ठीक है, चंदावर का युद्ध लड़ा। तराइन 1 पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें जयचंद के सहयोग से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, क्योंकि जयचंद की बहन सहयोगी था, उसके साथ लव करते थे और उसको ले भागे थे, तो बदले से गुजर रहा था। फिर उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी डिफीट कर दिया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है जी? निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्यपालों में से एक था? बताओ भाई, इसका आंसर बताए 52 का। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्यपाल था, जिसने बाद में एक नए साम्राज्य की नींव रखी? बताओ भाई। राइट आंसर सी है, गयासुद्दीन तुगलक। ये राज्यपाल था इसके अलाउद्दीन खिलजी के काल में, और बाद में आप देखेंगे यही गयासुद्दीन तुगलक है जिसने अलाउद्दीन खिलजी के मतलब खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक खिलजी को डिफीट करके और एक नई डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करी थी। मुबारक खिलजी के बारे में आप लोग जानते होंगे, पागल शासक था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जितना योग्य उतना ही मुबारक खिलजी बर्बाद आदमी था, गे टाइप का आदमी था। मतलब कभी दरबार में ऊपर सलवार पहन के आ गया, कभी पेटीकोट पहन के आ जाता था, कभी नंगे ही दरबार में आ जाता था, कभी जाके किसी के गोद में बैठ जाता था। तो मुबारक खिलजी के बारे में ऐसा कहते हैं कि उससे उसके दरबार के जो लोग थे वो त्रस्त थे, और मौका ढूंढते ही गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और एक नई डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। राइट आंसर सी है। ठीक है, क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बोलोगे तुम लोग? कुछ नग्न नहीं था जब माता, बिल्कुल नग्न अवस्था में। ऐसे पागल लोग ऐसे ही कांड करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 53 क्या कह रहा है। कह रहा है सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन पूछा है भाई कई बार एग्जाम में, सैयद वंश की स्थापना किसने की? सब लोग आंसर दे इसका खटाखट, सभी लोग फटाफट आंसर चाहिए मुझे। देख रहा हूं मैं। खिज्र खां, राइट आंसर सी, खिज्र खां थे। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था जी? फटाफट बताओ मुझे, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक नाम बताइए। अलाउद्दीन आलम, अलाउद्दीन आलम खां या शाह कह सकते हैं आप। ठीक है, ये थे सैयद वंश के अंतिम शासक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का है डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली
पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी? कौन जी? आंसर दो इसका जल्दी, फटाफट 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 आंसर दीजिए मुझे। रजिया के पति का नाम बताओ, रजिया के पति का नाम बताओ, रजिया के पति का नाम बताओ मुझे। रजिया बेगम। भाई इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका बेटा, इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, ठीक है, रुकुनुद्दीन, लेकिन वो इतना योग्य नहीं था तो उसको हटा के रजिया गद्दी पर बैठी। रजिया भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। इसने पर्दा त्याग कर कुबा और कुला मतलब हैट और पूरा ढका हुआ कोट पहन के दरबार में खुले मुंह आती थी। इसने अपने आप को मजबूत करने के लिए अल्तुनिया से मैरिज किया। अल्तुनिया एक शासक था, उसके साथ मैरिज किया ताकि अपने आप को मजबूत कर सके, लेकिन वो भी मजबूत नहीं कर सका। 1340 में कहां पर? तो हरियाणा में एक जगह है, कौन सी जगह है जी? हरियाणा में, जहां पर कैथल, बिल्कुल हरियाणा में कैथल के पास डाक, ऐसा कहते हैं कि डाकुओं ने घेर के इसकी हत्या कर दी, ठीक है, इसके पति के साथ। रजिया का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा नहीं रहा, ठीक है। तो ये भारत की पहली महिला मुस्लिम, इसके जो दरबारी थे वही इसका विरोध करते थे और उनको पसंद नहीं था कि कोई महिला शासिका हम पर राज करे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 56 वर्ष 56 में 1556 में मुगल सिंहासन निम्नलिखित में से किसने जीता था? किसने जीता था जी इस टाइम पीरियड में? बताओ। अकबर, आपको मालूम होगा हुमायूं जब मरा तो मरने के बाद अकबर उस समय अल्पवयस्क था। राणा 20 साल के महल में अकबर का जन्म हुआ, ठीक है, और अकबर उस समय अल्पवयस्क था। तो मरते समय इसका जो सेनापति था, क्या नाम था सेनापति का? बताइए, सेनापति का नाम बताओ, जिसके संरक्षण में 4-5 वर्षों तक रहा था अकबर। बैरम खां। बैरम खां। हुमायूं ने कहा कि भाई जब तक ये वयस्क नहीं हो जाता तब तक बैरम खां के नेतृत्व में रहेगा, बैरम खां के लीडरशिप में काम करेगा। आप देखेंगे बैरम खां, बाद में बैरम खां और अकबर के बीच विवाद हो गया और एक युद्ध हुआ बैरम खां और अकबर के बीच। अकबर ने बैरम खां को हरा दिया और पूछा कि अब बताओ मक्का मदीना चाहते हो या निर्वासित होकर जीवन जीना चाहते हो? तो उसने कहा मैं मक्का मदीना जाना चाहता हूँ। मक्का मदीना जा रहा था, वहीं पर आप देखेंगे कि अफगानियों ने उसे घेर के मार दिया। उसी की बीबी जो इसकी बीबी थी बैरम खां की, सलीमा बानू बेगम, उससे विवाह कर लिया अकबर ने। और इसी सलीमा बानू बेगम का बेटा था अब्दुल रहीम, जिसको बाद में अकबर ने खान ए खाना की उपाधि प्रदान की और अपना पुत्र घोषित किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में अकबर, तो 13 वर्ष की उम्र में अकबर ने अपनी राजगद्दी संभाली थी, अपना राजाभिषेक करवाया था, ठीक है, विद्रोह करके बैरम खां के अगेंस्ट, उसको डिफीट करके। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिस पर अपन ने बात करी और आज हमने देखा। कल हम लोग सेम टाइम इसी समय फिर मिलेंगे और आगे के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करेंगे और उनको समझेंगे। यहां तक सबको कोई समझ में आ गया? अच्छा मुझे ये बताओ, कल की जो एंशिएंट वाली पीडीएफ है वो मिली है कि नहीं मिली है? कल की पीडीएफ मिली है कि नहीं मिली है? तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लास का के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। तो वहां पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है और वहां से तुम एंशिएंट की सारी पीडीएफ, एंशिएंट के 100 क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां पर कर लो। और अगर नहीं मिलता है तो फोन कर लेना, क्योंकि अभी मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, वहां से बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स नहीं पता चलता है तो एक बार में इन्फॉर्म कीजिएगा, इसके बारे में अपन बता देंगे। एक बार देख, हो सकता है इस पे लिंक पे हो, लिंक पर जाके देख लेना, नहीं होगा तो बताना, वो लिंक मैं पूछ लूंगा और बता देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा
और उसका रिवीजन करते रहिएगा, या अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो भी अगर कुछ क्वेरीज हैं या कोई बात है तो कल मिलेंगे और फिर अपन नए जोश और जुनून के साथ बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।